एस्पायरेंट्स, सेकंड पार्ट हमारे लेक्चर का जिसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा कंसेप्चुअल है और जिसके बारे में हमारी सोसाइटी और जो कम्युनिटी है उसमें सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो है एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी। बेसिकली हम जाते हैं लिटरल मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी की तरफ और हम ये नहीं देखते कि आईआर के अंदर इंटरनेशनल रिलेशन का जो डिसिप्लिन है, इस डिसिप्लिन में इंटरनेशनल सोसाइटी का मतलब क्या है। अनफॉर्चुनेटली हम ये चीज़ कवर नहीं कर रहे होते। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, एक 9/11 या सितंबर 11। सितंबर 11 क्या है? सितंबर 11 एक डेट है, ठीक है। सितंबर 11 हमारी एक डेट है। हर साल सितंबर की 11 तारीख जोन सी है वो आती है, ये डेट गुज़रती है, हर साल ही गुज़रती है। लेकिन जब हम आईआर के पर्सपेक्टिव से या ग्लोबल या करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से सितंबर 11 या 9/11 की बात कर रहे होते हैं, तो इट रेफर्स टू दैट स्पेसिफिक इवेंट विच टुक प्लेस इन यूएसए इन 2001, जब ट्विन टावर्स को अटैक किया गया। तो सितंबर 11 बेसिकली हम बात करते हैं, जब हम सितंबर 11 की बात करते हैं, सितंबर 11 का मतलब है वो इंसिडेंट जब यूएस के अंदर उनके जो ट्विन टावर्स थे उनको हिट किया गया एयरप्लेन के ज़रिए से। तो इसका मतलब ये है। तो अगर आप एक तो सितंबर 11 एक डेट है, बिल्कुल एक डेट है, लेकिन जब आप उसको ग्लोबल पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे, आईआर के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे, तो सितंबर 11 का मतलब सिंपली एक डेट नहीं है। September 11 और 9/11 रेफर्स टू अ स्पेसिफिक इवेंट। तो इसी तरह एक इंटरनेशनल सोसाइटी है, इंटरनेशनल सोसाइटी का एक लिटरल मीनिंग है और एक अंडरस्टैंडिंग है इंटरनेशनल सोसाइटी को लेकर हमारे कम्युनिटी के अंदर। लेकिन जब हम आईआर के अंदर या आपके सीएसएस के आईआर के पेपर के अंदर इंटरनेशनल सोसाइटी की टर्म यूज़ होगी, तो इट कीप्स अ स्पेसिफिक मीनिंग, स्पेसिफिक डेफिनेशन, स्पेसिफिक इंटरप्रिटेशन, और आपको वो इंटरप्रिटेशन और वो डेफिनेशन समझना है। मैं आईआर की बहुत सारी की बुक्स भी देख रहा हूँ, तो इसलिए मैं सब अक्सर कहता हूँ कि जब भी आप सीएसएस की प्रिपरेशन करें तो गो फॉर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। बिलीव मी, मेरे पास आईआर की जो बहुत सारी इस वक्त बुक स्टोर्स के अंदर बुक्स हैं जिसके अंदर इंटरनेशनल सोसाइटी को डिस्कस किया गया है, तो दे टेक इंटरनेशनल सोसाइटी अ सिनोनिम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम और इंटरनेशनल सोसाइटी को वो हम मानी समझते हैं और दोनों को एक ही तरह से डिफ़ाइन किया गया है। और बिलीव मी, बहुत सारे CSPs और जितनी यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे जो लोकली बुक प्रोड्यूस होती हैं, जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के अलावा जो मुख्तलिफ लोगों ने बुक पब्लिश की होती है, इवन मैं अब नाम नहीं ले रहा, मुझे तो ख़ुद बड़ा अजीब लगता है कि वो इंटरनेशनल सोसाइटी और इंटरनेशनल सिस्टम को एक चीज़ समझते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम आईआर के अंदर एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसको जब मैं अपने अगले लेक्चर के अंदर थ्योरीज कवर करूँगा तो मैं अपना स्टार्ट ही लूँगा कि इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है। लेकिन इंटरनेशनल सोसाइटी आईआर के अंदर एक कम्प्लीटली डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और उस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। हम उस कॉन्सेप्ट के एवोल्यूशन को भी देखेंगे और इस लेक्चर में ये भी देखेंगे कि ये इंटरनेशनल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट असल में है क्या। जो आउटलाइन है मेरे लेक्चर की, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट लेंगे, फिर हम कुछ प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी को डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल सोसाइटी के की इंस्टीट्यूशन क्या हैं, यानी हम जो इंटरनेशनल सोसाइटी के इंस्टीट्यूशन हैं ब्रॉडली हम उनको कितनी कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं, हम ये देखेंगे। फिर फेजेस ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी या एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी की जो मॉडर्न इंटरनेशनल सोसाइटी है, ये आज जिस लेवल पर है, ये इस लेवल तक कैसे पहुंची, वो एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी को डिस्कस करेंगे। और एंड में हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड पॉलिटिक्स 1900 से लेकर अपेरेंटली मेरा शुरू में ख्याल था कि मैं 2020 तक डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं इसको वर्ल्ड वॉर 2 1950 तक कवर करूंगा इस लेक्चर में। और जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसको जब मैं कोल्ड वॉर के ऊपर लेक्चर दूंगा तो 1950 से ऑनवर्ड जो इवेंट है उनको मैं अपने कोल्ड वॉर के लेक्चर के अंदर कवर करूंगा। तो ये आउटलाइन है मेरे लेक्चर की, आज के इस लेक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आ जाता है इंट्रोडक्शन। इंटरनेशनल सोसाइटी कहते किसको हैं, इसको हम कैसे
डिफाइन कर सकते हैं हम इंटरनेशनल सोसाइटी को, एनी एसोसिएशन ऑफ डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल कम्युनिटीज़ दैट एक्सेप्ट कॉमन रूल्स, वैल्यूज़, इंस्टीट्यूशन। इसको मैं कुछ देर में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले रीडिंग कर लें इसकी। इंटरनेशनल सोसाइटी इज़ अ सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश स्कूल. The English School of International Relation theory maintains that there is a society of states at the international level despite the conditions of anarchy, that is the lack of a global ruler or world states, originally referred to European state relation. अब मैं आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करता हूँ सोसाइटी इंटरनेशनल है क्या। इंटरनेशनल सोसाइटी आईआर के अंदर एक स्कूल ऑफ थॉट है जिसको हम इंग्लिश स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं। जैसे और बहुत से लोगों को वो दे आर नॉट फेमिलियर विद इंग्लिश स्कूल ऑफ थॉट। जो आईआर डिसिप्लिन्स के स्टूडेंट्स होते हैं तो वो तो उनको तो नो हाउ होगी, लेकिन जो आईआर डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स नहीं है उनको इतना ज़्यादा इंग्लिश स्कूल ऑफ थॉट के बारे में नहीं मालूम। इंग्लिश जैसे आईआर के अंदर रियलिज़म है, लिबरलिज़म है। रियलिज़म और लिबरलिज़म बेसिकली वो इंटरनेशनल सोसाइटी की नहीं, इंटरनेशनल सिस्टम की बात करते हैं। जब मैं इंटरनेशनल सिस्टम पे लेक्चर दूंगा या रियलिज़म या लिबरलिज़म पे लेक्चर दूंगा तो उस पर मैं इंटरनेशनल सिस्टम को डिफ़ाइन करूंगा। लिबरलिज़म का एक यूँ समझ लें कि एक सिस्टर स्कूल ऑफ थॉट है, ये लिबरलिज़म की एक बहन है। लिबरलिज़म का जो ओरिजिन है वो अमेरिका है, लेकिन ये जो लिबरलिज़म की बहन है जिसको हम इंग्लिश स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं, इसका जो ओरिजिन है वो ब्रिटेन है। तो ब्रिटेन के अंदर जो, या यूँ समझ लें कि ये ब्रिटिश लिबरल्स हैं। तो ब्रिटेन के अंदर जो एक कुछ स्कॉलर्स थे उन्होंने जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसको अपने तरीके से डिफ़ाइन करने की कोशिश की। बहुत सारे उनके कॉन्सेप्ट्स लिबरलिज़म के साथ ओवरलैप करते हैं। तो इंग्लिश स्कूल के बहुत सारे कॉन्सेप्ट लिबरलिज़म के साथ ओवरलैप करते हैं। तो वो जो टर्म यूज़ करते हैं इंग्लिश स्कूल ऑफ थॉट के जो स्कॉलर्स हैं, इस इंटरनेशनल जो हमारी दुनिया है, इसकी जो सियासत है, इसके लिए वो जो टर्म यूज़ करते हैं वो है इंटरनेशनल सोसाइटी। अब सोसाइटी क्या चीज़ होती है? देखिए, द थिंग विच इज़ एसेंशियल फॉर अ सोसाइटी दैट इज़ अ सिविलाइज्ड बिहेवियर। अगर किसी जगह लोगों का बिहेवियर सिविलाइज्ड नहीं है, यू कांट कॉल इट अ सोसाइटी। ठीक है, एक जंगल के अंदर कुछ ट्राइबल रहते हैं, उनका बिहेवियर सिविलाइज्ड नहीं है, ठीक है, तो आप उनको सोसाइटी नहीं कह सकते। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ एक सोसाइटी है पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर, एक सोसाइटी ग्रेजुअली बहुत कॉमन हो रही है, मोस्टली वॉलंटियर्स हैं, जिसको हम सिविल सोसाइटी कहते हैं। हमारी जो मुख्तलिफ बैकग्राउंड से लोग हैं, ठीक है, वो सोसाइटी की या अपने मुआशरे की वेल बीइंग के लिए वो मुख्तलिफ जो अपनी सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करते हैं, वो एफर्ट करते हैं। तो उनका जो ग्रुप है उसको हम सिविल सोसाइटी कहते हैं। ऐसे ही जो इंग्लिश स्कूल ऑफ स्कॉलर्स हैं, दे बिलीव कि दुनिया के अंदर एक कॉमन रूल्स हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं और कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको सब एक्सेप्ट भी करते हैं स्टेट्स और उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, क्योंकि हमारे पास दुनिया में कुछ कॉमन रूल, वैल्यूज़ और इंस्टीट्यूशंस हैं और उनको हर जगह एक्सेप्ट भी किया जाता है, उनको रिस्पेक्ट भी किया जाता है। तो ये जो हमारी जो ये दुनिया है, तो बेसिकली यहाँ पे इंग्लिश स्कूल ऑफ थॉट के स्कॉलर्स कहते हैं कि ये एक ग्लोबल सोसाइटी या एक इंटरनेशनल सोसाइटी है। तो वो जो टर्म यूज़ करते हैं इस दुनिया के अंदर जो सियासत है या जो इंटरनेशनल सिस्टम है, उसके लिए जो इंग्लिश स्कूल ऑफ थॉट के स्कॉलर्स हैं जो वो टर्म यूज़ करते हैं, वो टर्म यूज़ करते हैं इंटरनेशनल सोसाइटी की। लेकिन ये जो इंटरनेशनल सोसाइटी है, इट्स नॉट पॉसिबल विदाउट सेट रूल्स, वैल्यूज़ एंड एग्रीड इंस्टीट्यूशन। अगर किसी जिस दुनिया में ये चीज़ें ना हों, ये रूल्स, इंटरनेशनल लॉ, वैल्यूज़ और इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पे सोसाइटी नहीं बन सकती। तो वो ये कहते हैं कि ये इंटरनेशनल सोसाइटी इट हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री, कि जिसके ज़रिए से ये पूरी सोसाइटी विद द पैसेज ऑफ टाइम इवॉल्व हुई। उसके जो फेजेस हैं उसको भी मैं इस लेक्चर के अंदर कवर करूँगा। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है। तो यहाँ इंटरनेशनल सोसाइटी का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम नहीं है। यहाँ इंटरनेशनल सोसाइटी का जो मीनिंग है वो है
इंग्लिश स्कूल ऑफ जो इंग्लिश स्कूल ऑफ थॉट है उसके जो स्कॉलर्स हैं उनके यहाँ इंटरनेशनल सिस्टम की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको हम इंटरनेशनल सोसाइटी कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जितनी बुक्स पब्लिश हुई और जहाँ पे जो लोग टीच कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द एकेडमीज़ में, वो यही बता रहे होते हैं कि ये बस इंटरनेशनल सिस्टम ही है। ठीक है, तो ये है इंटरनेशनल सोसाइटी। और एक चीज़ और कि इंटरनेशनल सोसाइटी इट्स अ यूरोपियन स्टेट सेंट्रिक। मैंने अपने जो लेक्चर का फर्स्ट पार्ट था उसके शुरू में आपको बताया था कि जो मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशन है इट्स अ यूरोप सेंट्रिक, क्योंकि मॉडर्न नेशन स्टेट सबसे पहले यूरोप में ही पैदा हुई, उसका जन्म यूरोप में हुआ। तो इस वजह से जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ रहे होते हैं तो यूरोपियन हिस्ट्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूरोप के अंदर मुख्तलिफ टाइम पीरियड में जो मुख्तलिफ प्रोसेसेस चल रहे थे वो क्या थे, क्योंकि इस वक्त यूरोप दुनिया के अंदर एक, या यूरोप या वेस्ट आप कह लें, एक डोमिनेटिंग पोजीशन पर है। तो ये है इंटरनेशनल सोसाइटी का इंट्रोडक्शन। इंटरनेशनल सोसाइटी फाउंडेड ऑन दीज प्रिंसिपल, दो प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर इंटरनेशनल सोसाइटी की सारी फाउंडेशन लेड डाउन की गई। फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ सॉवरेनिटी, सेकंड प्रिंसिपल इज़ नॉन इंटरवेंशन। मैंने अपने लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया का जिक्र किया था। ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया का जो आउटकम है वो ये दो प्रिंसिपल है। ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया ने इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर इन दो प्रिंसिपल्स को लीगली इस्टेब्लिश किया है। ये दो प्रिंसिपल्स क्या है, मैंने उस वक्त सॉवरेनिटी की तो बात की थी, नॉन इंटरवेंशन की मैं बात नहीं कर सका था। तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया को हम फाउंडेशन फॉर अ इंटरनेशनल सिस्टम क्यों मानते हैं या इंटरनेशनल सोसाइटी क्यों मानते हैं कि फर्स्ट टाइम मुख्तलिफ स्टेट्स ने एग्री किया इन दो प्रिंसिपल्स के ऊपर कि सॉवरेनिटी होनी चाहिए और नॉन इंटरवेंशन होनी चाहिए। जो चीज़ सॉवरेनिटी को इरोड करती है, सॉवरेनिटी को किल करती है, वो है हेजेमनी। ठीक है, जितनी ज़्यादा हेजेमनी होगी, जितनी ज़्यादा इंपीरियल पावर होगी, जितना ज़्यादा ग्लोबल स्ट्रक्चर हिरार्किकल होगा, उतनी कम सॉवरेनिटी होगी। और जितनी ज़्यादा सॉवरेनिटी होगी उतनी कम हेजेमनी होगी। तो हेजेमनी और सॉवरेनिटी दे आर अपोजिट टू ईच अदर। अगर हेजेमनी होगी तो सॉवरेनिटी कम हो जाएगी, और अगर सॉवरेनिटी ज़्यादा होगी तो हेजेमनी कम हो जाएगी। तो सॉवरेनिटी का प्रिंसिपल था जो लेड डाउन किया गया। फिर प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन, ठीक है, और ये सॉवरेनिटी और प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन दे बोथ ओवरलैप ऑन ईच अदर एज वेल। और अब हम आ जाते हैं कि जो हमारे पास इंस्टीट्यूशन है इंटरनेशनल सोसाइटी के, ब्रॉडली जितने भी हमारे पास इस वक्त इंस्टीट्यूशन हैं, यूएनओ है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, डब्ल्यूटीओ है, इसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं। इंटरनेशनल क्लाइमेट के लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं। ये सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे पास इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, उनको हम 3 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहला, वो इंस्टीट्यूशन दुनिया के अंदर जो डिप्लोमेसी से रिलेटेड है। ठीक है, डिप्लोमेसी से रिलेटेड हमारे पास कौन से इंस्टीट्यूशन है? यूनाइटेड नेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन। डिप्लोमेसी क्या होती है? ठीक है, डिप्लोमेसी द प्रैक्टिस ऑफ कंडक्टिंग नेगोशिएशन बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स और ग्रुप। It entails influencing the decision and conduct of the foreign government and official through dialogue, negotiation and other non-violent mean। ठीक है, किसी भी इशू को, कलेक्टिव गुड्स का प्रॉब्लम है, मैं लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में कलेक्टिव गुड्स को डिस्कस कर चुका हूँ। कलेक्टिव गुड्स के प्रॉब्लम को आपने सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, उसके लिए अगर आप नॉन वायलेंट मेथड यूज़ करते हो तो इट्स मीन यू आर प्रैक्टिसिंग डिप्लोमेसी। ठीक है, अब दुनिया के अंदर कलेक्टिव गुड्स एक सबसे मेजर प्रॉब्लम है, एक ही प्रॉब्लम है आईआर में, कलेक्टिव गुड्स। उस कलेक्टिव गुड्स के प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करने के लिए क्या किया? हमने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिए इंस्टीट्यूशन बनाए। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लीग ऑफ नेशन बनाया, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमने यूनाइटेड नेशन बनाया, ताकि कलेक्टिव गुड्स का जो प्रॉब्लम है हम उसको सॉर्ट आउट कर सकें। फिर हमारे पास कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि लॉ सेंट्रिक हैं, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेरी कोर्ट है, इसके अलावा वर्ल्ड बैंक है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो मीडिएट करती हैं मुख्तलिफ इशूज़ के में। तो
तो बेसिकली सम हाउ कुछ लॉज हैं जिनको जिनके ऊपर स्टेट की ना सिर्फ कॉन्सेंट है बल्कि उनको प्रैक्टिस भी किया जाता है, ठीक है। जैसे इंटरनेशनल लॉ ऑफ सी है, ठीक है। अब उसके अंदर बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स हैं। तो ये सारे के सारे जो कि किसी लॉ को की इंटरप्रिटेशन करने के लिए जो भी बॉडी होगी, चाहे वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो, जो लॉ ऑफ सी है उसके ट्रिब्यूनल्स हों, वर्ल्ड बैंक के ट्रिब्यूनल्स हों, WTO के अपने ट्रिब्यूनल्स हैं जहाँ पे डिस्प्यूट लेके जाते हैं। पाकिस्तान 2 दफ़ा WTO के जो ट्रिब्यूनल्स हैं वहाँ पे अपना डिस्प्यूट हार चुका है। तो ये सारे इंटरनेशनल लॉ के इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इंटरनेशनल सोसाइटी को शेप करते हैं। तो हमारे पास एक तरफ वो इंस्टीट्यूशन है जो डिप्लोमेसी से रिलेटेड है, दूसरी तरफ वो इंस्टीट्यूशन है जो इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, और तीसरे इंस्टीट्यूशंस हैं जो सम हाउ जो पावर स्ट्रक्चर है दुनिया का उसको एक्नॉलेज करते हैं। जैसे सिक्योरिटी काउंसिल है। अब सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 5 मेंबर स्टेट्स हैं जिनको वीटो पावर है, ठीक है। और दुनिया के अंदर 200 मुल्क हैं, 200 मुल्क में से 195 के पास वीटो पावर नहीं है, ठीक है। अगर दुनिया के अंदर 199 कंट्रीज एक पॉलिसी इंप्लीमेंट करना चाह रही हैं और एक कंट्री उसको वीटो करता है तो वो पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं होगी। 199 कंट्रीज एक तरफ और वो एक मुल्क वीटो पावर के साथ एक तरफ। तो सिक्योरिटी काउंसिल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है विच मैनिफेस्ट द बैलेंस ऑफ पावर, वो बैलेंस ऑफ पावर को रिफ्लेक्ट करता है। तो इसी तरह हमारे, अच्छा मैं एग्जांपल देता हूँ। अब यही बैलेंस ऑफ पावर का एक हमें शेप नज़र आती है IMF में। IMF में शायद आप लोग IMF के स्ट्रक्चर से वाकिफ़ हैं या नहीं। IMF के अंदर US के 17% वोट्स हैं, ठीक है। और IMF के अंदर अगर आपने कोई स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज करना है तो एटलीस्ट आपको 85% वोट चाहिए। अब आप खुद सोचें कि IMF के अंदर 17% वोट US के पास है। IMF के अंदर दुनिया का हर मुल्क जौन सा है वो फंड करता है IMF को, और उसके अकॉर्डिंग उस मुल्क का SDR बनता रहता है। तो अब US है, अगर US की मर्जी नहीं है पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, आप IMF के अंदर ना कोई स्ट्रक्चरल चेंज कर सकते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज कर सकते हैं, क्योंकि IMF के अंदर जो 17% वोट है वो US के पास है। और अगर आपने स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज करना है उसके लिए आपको कम से कम 85% वोट चाहिए, और अगर 17% US के पास है तो आप 83% वोट तो इकट्ठे कर सकते हैं, आप 85% नहीं कर सकते। तो US की मर्जी के बगैर IMF के अंदर कोई चेंजेस नहीं हो सकती। तो IMF एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है, लेकिन समहाउ वो जो ग्लोबल ऑर्डर है दुनिया के अंदर उसको भी IMF रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी बैलेंस ऑफ पावर को भी IMF रिफ्लेक्ट कर रहा है जैसे सिक्योरिटी काउंसिल कर रही है। तो हमारे पास दुनिया के अंदर फिर जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं इंटरनेशनल सोसाइटी से रिलेटेड, उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। डिप्लोमेसी से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन, फिर बैलेंस ऑफ पावर से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है हमारे पास। अब जो डिस्कस करते हैं थोड़ा एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी, मैं जाऊँगा एंशिएंट वर्ल्ड की तरफ। एंशिएंट वर्ल्ड में क्या चीज़ था? दैट वाज लैक्ड इन सॉवरन इक्वालिटी, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो कमी थी वो सॉवरन इक्वालिटी की बात थी, उसकी कमी थी। जो बड़े मुल्क थे वो ज़्यादा कलेक्टिव गुड्स के अंदर, कलेक्टिव गुड्स का इशू फिर आ जाएगा कि जो ताकतवर मुल्क थे वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स एक्वायर करना चाहते थे विद मिनिमम कॉस्ट, तो वो छोटे मुल्क को अपने इक्वल नहीं समझते थे, ठीक है। तो सॉवरन इक्वालिटी की कमी थी, और डिफरेंट टाइप के हमारे पास सुपरा नेशनल, सब एंड ट्रांस नेशनल स्ट्रक्चर जो उनसे थे वो मौजूद थे दुनिया में। सुपरा नेशनल स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल कैलिफेट थी, पैसी थी। फिर हमारे पास सब एंड ट्रांस नेशनल स्ट्रक्चर जो उनसे थे वो बहुत सारे थे। सब नेशनल स्ट्रक्चर मीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्राइबल रिलेशंस, ठीक है, ये सब नेशनल स्ट्रक्चर हो गया। फिर हमारे पास सुजरेन स्टेट्स थी, प्रोटेक्टोरेट्स थी। सुजरेनिटी इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ ट्रांस नेशनल स्ट्रक्चर। तो इस तरह की जो हमारे पास एग्जाम्पल्स थी एंशिएंट वर्ल्ड के अंदर, सुजरेनिटी जौन सी थी बड़ी कॉमन थी उस ज़माने में। जो खराज दिया करते थे आप
जो सुपर पावर थी उसको, ठीक है। ये जो हमारे पास इलाका है नेपाल का इलाका, ये एक ज़माने में तिब्बत तिब्बत की मैं बात करूंगा। तिब्बत इस वक्त तो चाइना का पार्ट है, वो ऑटोनोमस रीजन था, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1951 से पहले तिब्बत जो सा था वो एक ऑटोनोमस रीजन था, लेकिन वो चाइना की सुजरेनिटी में था। तो इस तरह के ये सुजरेनिटी बेसिकली एक ट्रांस नेशनल जो स्ट्रक्चर है उसको फॉर्म करती है, बट समहाउ स्टिल रेगुलेटेड बाय few treaties, diplomacy and some norms of conduct, ठीक है। जैसे उस ज़माने में भी ट्रीटीज़ होती थी, ठीक है, जो मैसेंजर्स होते थे, या ज़्यादातर ट्रीटीज़ जो सी होती थी वो डिवाइन होती थी, ठीक है, शरीयत नाजिल होती थी, और शरीयत की बेस के ऊपर जौन सा है वो एक स्ट्रक्चर को, एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को फॉर्म किया जाता था। तो डिवाइन प्रिंसिपल्स के ऊपर बहुत सारी ट्रीटीज़ चलती थी, डिप्लोमेसी होती थी, सम नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट होते थे। जैसे जब हम बात करें ग्रीक सिटी स्टेट्स की, तो ग्रीक सिटी स्टेट्स के अंदर एक आर्बिट्रेशन का सिस्टम हुआ करता था। एंशिएंट चाइना, इंडिया, रोम और जितनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, सम हाउ इनके यहाँ इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए नॉन वायलेंट मीन कैसे यूज़ करने हैं उसके रिलेटेड कोई ना कोई कोर्स ऑफ एक्शन होता था जिसको ये प्रैक्टिस करते थे, फॉलो करते थे। तो ये हमारे पास एक इंटरनेशनल सोसाइटी की बड़ी इनिशियल स्टेज है। अगर आप इससे नीचे चले जाएं, जब सॉवरेनिटी बिल्कुल नहीं थी, ठीक है, जब कैलिफेट और पपेसी बिल्कुल नहीं थी, तो वो उसको उस टाइम पीरियड को हम इंटरनेशनल सोसाइटी नहीं कह सकते। इंटरनेशनल सोसाइटी तब बनती है जब आपके पास एटलीस्ट इतना ये जो कुछ चीज़ें हैं ये मौजूद हों। तो ये फर्स्ट फेज़ था इंटरनेशनल सोसाइटी का। फिर हमारे पास सेकंड फेज़ आया इंटरनेशनल सोसाइटी का, जिसको हम क्रिश्चियन एंड इस्लामिक ऑर्डर कहते हैं। मिडीवल यूरोप, मिडीवल टाइम पीरियड है। मिडीवल यूरोप्स इंटरनेशनल सोसाइटी हैड कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ सुप्रानेशनल, ट्रांसनेशनल, सब नेशनल एंड नेशनल स्ट्रक्चर। तो मिडीवल टाइम में यूरोप के अंदर सुप्रानेशनल स्ट्रक्चर, जैसे पपेसी थी सुप्रानेशनल, फिर ट्रांसनेशनल स्ट्रक्चर था, सुजरेनिटी भी थी, सब नेशनल स्ट्रक्चर था, ट्राइब्स भी थे, वाइकिंग्स थे जैसे, फिर नेशनल स्ट्रक्चर भी समहाउ था। तो बड़ा मिक्स था यूरोप के अंदर मिडीवल टाइम पीरियड के अंदर जो स्ट्रक्चर था। कैथोलिक चर्च हेल्प्ड एलेबोरेट नॉर्मेटिव बेसिस फॉर द सोसाइटी। नॉर्मेटिव बेसिस फॉर द सोसाइटी, जैसे हमारे पास थ्योरी है जस्ट वॉर की, या कैनन लॉ है, ठीक है। अब ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बेसिकली जस्ट वॉर की थ्योरी, ठीक है, वॉर टू पनिश द गिल्टी एनिमी, ठीक है, अगर किसी ने गिल्ट किया है, गुनाह किया है, उसको पनिश किया जाए, ठीक है, जो जालिम है उसके खिलाफ, इससे पहले कि वो आप पे अटैक करे, आप उसके ऊपर स्ट्राइक कर दो। प्रिवेंटिव वॉर अगेंस्ट अ टायरेंट हु इज़ अबाउट टू अटैक, ठीक है, ये जस्ट वॉर की थ्योरीज थी। तो सम हाउ दे आल्सो ब्रॉट अ ऑर्डर इन अ सोसाइटी, ठीक है। अगर हम इस्लामिक साइड पे देखें तो मिडीवल टाइम में इस्लाम जो या ऑटोमन, आजकल अर्तुगरुल का बड़ा चर्चा है, और ऑटोमन्स जोन से थे, सम हाउ दे ब्रॉट अ ऑर्डर इन अ इस्लामिक वर्ल्ड। ऑटोमन से पहले अब्बासाइड थे, अब्बासाइड से पहले उमैयद थे। तो बेसिकली जितनी हमारी कैलिफेट्स रही हैं, दे ब्रॉट एन ऑर्डर इन ए इस्लामिक वर्ल्ड। वो सुप्रा नेशनल स्ट्रक्चर था। तो इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर जो मेजर स्ट्रक्चर था वो सुप्रा नेशनल था। और लेकिन अगर आप उस टाइम देखें कि जब टर्की के अंदर ऑटोमन्स थे, तो उस वक्त इंडिया के अंदर मुगल्स थे। अब मुगल जोन से थे वो खिलाफत ऑटोमन्स की मानते थे, लेकिन वो अपने डोमेस्टिक अफेयर के अंदर दे वर ऑटोनोमस, दे वर इंडिपेंडेंट, ठीक है, अपने रूल्स में वो इंडिपेंडेंट थे। लेकिन जब मुग़ल बादशाह हज करने जाते थे तो वहाँ तो खलीफा का खुतबा पढ़ा जाता था। तो कैलिफेट का मतलब ये नहीं था कि सिस्टम पूरा का पूरा सेंट्रलाइज था। कैलिफेट्स के अंदर बहुत सारे सुल्तान होते थे। उन सुल्तानों को, जो सुल्तान होते थे, उनको जो परवाना होता था वो खिलाफत की तरफ से इशू होता था और सुल्तान बड़े खुश होते थे। इसी तरह अमीर का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। ये रैंक्स हैं। अमीर एक रैंक है, फिर अमीर के बाद एक और रैंक है जो उससे ऊपर का रैंक है जिसको हम सुल्तान कहते हैं, फिर उससे ऊपर का रैंक है, ठीक है, जिसको हम कैलिफ कहते हैं, खलीफा कहते हैं। तो ये रैंक्स थे। और इनको अब जो सुल्तान होते थे, जहाँ पे जो सुल्तान होता था, कभी किसी सुल्तान ने खलीफा बनने की कोशिश नहीं की, और खलीफा की तरफ से खलीफा को हमेशा रिस्पेक्ट किया।
और कोशिश की कि उसके जो ऑर्डर्स हैं उसको फॉलो करे, खलीफा की तरफ से जो ऑर्डर है सुल्तान फॉलो करते थे। इसी तरह जो अमीर होते थे वो सुल्तान के ऑर्डर्स को फॉलो करते थे। तो उस ज़माने में ये एक स्ट्रक्चर था सोसाइटी के अंदर, और उसकी वजह से सोसाइटी के अंदर एक ऑर्डर था। तो ये एक सेकंड फेज़ है हमारे पास इंटरनेशनल सोसाइटी का। अब आते हैं थर्ड फेज़ की तरफ इंटरनेशनल सोसाइटी, बेसिकली इमर्जेंस ऑफ अ मॉडर्न इंटरनेशनल सोसाइटी। ठीक है, जब आपके पास ये जो एक तरफ कैलिफेट थी और दूसरी तरफ यूरोप के अंदर पपेसी थी, इन दोनों ऑर्डर्स का ख़ात्मा हुआ, और कैलिफेट का भी ख़ात्मा हो गया, और फिर जो चर्च की डोमिनेंस थी यूरोप में उसका भी ख़ात्मा हुआ। जो चर्च का ख़ात्मा हुआ वो तो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की वजह से हुआ, डोमिनेशन ऑफ यूरोप बाय लार्जर स्टेट्स। यूरोप के अंदर लार्जर या बड़ी स्टेट्स बनी, और फिर वहाँ पे मार्टिन लूथर जो है उनकी पूरी मूवमेंट है कि कैसे उन्होंने चर्च को चैलेंज किया। वो आप बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं, पूरा उसके ऊपर एक लेक्चर हो सकता है। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, डिमिनिश चर्च अथॉरिटी, स्ट्रेंथन सॉवरन इक्वालिटी। जैसे जैसे कैलिफेट कमज़ोर होती चली गई और यूरोप के अंदर जो चर्च की अथॉरिटी है वो कमज़ोर होती चली गई, उसके साथ साथ उतनी ज़्यादा सॉवरन इक्वालिटी स्ट्रॉन्ग होती चली गई। ठीक है, क्योंकि सम हाउ अगर चर्च था या कैलिफेट थी, ये दोनों भी हेजेमनी ही की एक मुख्तलिफ शक्लें हैं। चर्च भी एक हेजेमनी की शक्ल है, कैलिफेट भी एक हेजेमनी ही की शक्ल है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये हेजेमनी वीक होती चली गई, आपकी जो सॉवरन इक्वालिटी है वो इस्टेब्लिश होती चली गई। और एक और चीज़ जिसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन इमर्जेंस ऑफ अ मॉडर्न इंटरनेशनल सोसाइटी, दैट इज़ द एक्सप्लोरेशन ऑफ अ न्यू वर्ल्ड। एक पूरा ईरा है एक्सप्लोरेशन का, जिसमें कोलंबस ने अमेरिका का सी रूट डिस्कवर किया, और फिर बहुत सारे जो इंडिया का सी रूट डिस्कवर हुआ, फार ईस्ट का सी रूट डिस्कवर हुआ, अफ्रीका और केप ऑफ गुड होप को क्रॉस किया गया, फिर हमारे पास सुइस कैनाल बनी। ये जो जितना एज ऑफ एक्सप्लोरेशन है, जिसमें यूरोपियन जो पावर्स थी, इन्होंने यूरोप से बाहर निकल के बाकी दुनिया को न सिर्फ एक्सप्लोर किया बल्कि उनको कॉलोनाइज्ड किया, अपनी कॉलोनीज़ में उनको अपनी कॉलोनीज़ बना लिया। ठीक है, तो इसके तरीके से हमारे पास बड़ी बड़ी इम्पीरियल पावर्स, ब्रिटिश, पुर्तगीज़, स्पेनिश, फ्रेंच, ये सारी इम्पीरियल पावर हमारे पास बनी। तो इसने भी जो सम हाउ एक जो मॉडर्न इंटरनेशनल सोसाइटी का सिस्टम था, इसको शेप किया। और ये जो हमारे पास इम्पीरियल पावर बनी, जिसमें हमारे पास फ्रेंच भी थे, ब्रिटिश भी थे, पुर्तगीज़ भी थे, स्पेनिश भी थे, तो सम हाउ इन्होंने एक कोशिश की दुनिया के अंदर एक ऑर्डर कायम करने की। दे अटेम्प्ट टू डेवलप ऑर्डरिंग मैकेनिज़्म। ठीक है, कि इनकी कोशिश होती थी कि एक दूसरे की, अब जब ये अमेरिका गए, अमेरिका के अंदर सारी यूरोपियन पावर गई, फ्रेंच भी गए, स्पेनिश भी गए, ब्रिटिश भी गए, लेकिन अमेरिका को डिस्कवर करने के बाद इन्होंने अमेरिका में मुख्तलिफ जगहों पे अपनी कॉलोनीज़ बनाई ताकि एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर सकें। ठीक है, तो सम हाउ दे ट्राई टू ब्रॉट एन ऑर्डर इन ग्लोबल अफेयर। ठीक है, तो ये एक और फेज़ है जिसने अपने टाइम में इंटरनेशनल सोसाइटी को शेप किया। फिर हमारे पास ये जो फेज़ आता है सेकेंड लास्ट, मॉडर्न इंटरनेशनल सोसाइटी, जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया से हमारा स्टार्ट होता है। फिर ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के बाद अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन है, फिर नेपोलियनिक वॉर है, इमर्जेंस ऑफ अ न्यू नेशन एंड नेशनलिज्म है। कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नेपोलियनिक वॉर के बाद है। कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप के हमारे पास दो टाइम पीरियड हैं। पहला टाइम पीरियड है जब नेपोलियन वॉर एंड हुई 1850 से लेकर 1860 तक, और दूसरा टाइम पीरियड है 1880 से लेकर 1914 तक। मोस्टली हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप का सिर्फ एक ही टाइम पीरियड माना जाता है, वो 1815 से 1860 तक है। एक्चुअली कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप दो दफ़ा हुआ है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। 1815 टू 1860 एंड 1880 टू 1914, तो ये दो टाइम पीरियड हैं कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप के। 1880 में कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप इस वजह से हुआ क्योंकि उस वक्त तक सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका था, और फिर हमारे पास वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लीग ऑफ नेशन बनी। और लीग ऑफ नेशन तो आप कह सकते हैं कि इट्स अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ अ इंटरनेशनल सोसाइटी।
ठीक है, तो ये सेकंड लास्ट फेज़ था एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी का। और जो लास्ट फेज़ आया वो वर्ल्ड वॉर टू के बाद है, जिसमें हम ग्लोबलाइजेशन को डिस्कस करते हैं, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी। यूएन इंटेंटेड एज इम्प्रूव्ड यूएन बट लार्जली ब्लॉक्ड बाय द कोल्ड वॉर। डीकोलोनियलाइजेशन हुई वर्ल्ड वॉर टू के बाद, मैसिव डीकोलोनियलाइजेशन हुई। जितनी इंपीरियल पावर थी उन्होंने रिट्रीट किया बैक टू देयर होमलैंड। ब्रिटेन वापस अपने मुल्क चले गए, फ्रेंच अपने मुल्क चले गए, तो पूरा अफ्रीका में डीकोलोनियलाइजेशन हुई। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिए, डीकोलोनियलाइजेशन के भी 3 पैटर्न हैं। उनको ज़रूर, अगर डीकोलोनियलाइजेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें डीकोलोनियलाइजेशन और इंटरनेशनल सोसाइटी को डिस्कस किया गया है, तो हमारे पास डीकोलोनियलाइजेशन के भी 3 डिफरेंट पैटर्न्स हैं। फिर ग्लोबलाइजेशन इज़ अनदर फैक्टर और फोर्स विच पोजेज चैलेंजेस फॉर सॉवरेनिटी। अच्छा, ग्रेजुअली हुआ ये कि जब डीकोलोनियलाइजेशन हुई वर्ल्ड वॉर टू के बाद, तो उससे सॉवरेनिटी स्ट्रांग हुई, स्टेट्स की सॉवरेनिटी स्ट्रांग हुई। लेकिन डीकोलोनियलाइजेशन के बाद जो ये एक और नई फोर्स आई ग्लोबलाइजेशन, इसने अगेन स्टेट सॉवरेनिटी को अंडरमाइन करना शुरू कर दिया। तो सॉवरेनिटी स्ट्रांग हुई, फिर ग्लोबलाइजेशन की वजह से वही सॉवरेनिटी दोबारा अंडरमाइन होना शुरू हो गई। और आपको फिर ग्लोबलाइजेशन के बाद अब दोबारा जोन सा है वो हम प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रहे हैं, कोविड-19 स्पेशली इसकी वजह से। और इसी एवोल्यूशन ऑफ स्टेट, एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी के अंदर कुछ मेन इवेंट्स हैं जिनको, क्योंकि CSS के अंदर स्पेसिफिकली जो आपकी 20th सेंचुरी के इवेंट्स हैं ये इंक्लूड हैं। तो जो 20th सेंचुरी के इवेंट हैं इनको मैं 2 पोर्शन में कवर करूंगा। फर्स्ट टाइम पीरियड है 1900 से 1950, और सेकंड जो लेक्चर होगा कोल्ड वॉर और पोस्ट कोल्ड वॉर में, उसमें मैं कवर करूंगा 1950 टू ऑनवर्ड टाइम पीरियड को। बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, मैं कॉजेज़ ऑफ वर्ल्ड वॉर, कॉजेज़ ऑफ वर्ल्ड वॉर टू की डिटेल में नहीं जाऊंगा। जो चीज़ें आप लोग बुक से ले सकते हैं या कहीं नोट से ले सकते हैं, मैं उनको डिस्कस नहीं कर रहा। कॉजेज़ ऑफ वर्ल्ड वॉर टू और वो सारी चीज़ें आप वहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। बेसिकली मेरी कोशिश ये है कि इन इवेंट्स की एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको कन्वे कर दूँ, ठीक है, कि इन्होंने जो प्रोसेसेस, इन इवेंट्स ने क्या प्रोसेसेस, क्या सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक प्रोसेसेस जनरेट किए, एंड हाउ दीज प्रोसेसेस आर कल्मिनेटेड। अच्छा, वुड लीड टू द लीग ऑफ नेशन। सेनेट, यूएस की जो सेनेट है, डिड नॉट अप्रूव यूएस पार्टिसिपेशन इन लीग ऑफ नेशन। लीग डिड नॉट प्रूव इफेक्टिवनेस, लीग इतनी ज़्यादा इफेक्टिव थी नहीं। यूएस आइसोलेशनिज्म, इसलिए हम ये कहते हैं कि इंटरनेशनल सोसाइटी के लिए एक हेजमन का होना भी ज़रूरी है। लीग ऑफ नेशन कहा जाता है कि इस वजह से फेल हो गई क्योंकि उसमें यूएस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, और यूएस उस ज़माने की एक ग्रेट पावर थी। तो यूएस आइसोलेशनिज्म बिटवीन वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू, डिक्लाइनिंग ब्रिटिश पावर एंड रशिया क्रिपल्ड बाय इट्स ओन रेवोल्यूशन लेफ्ट अ पावर वैक्यूम इन द वर्ल्ड। ये जो 3 इवेंट हैं, यूएस आइसोलेशनिज्म, फिर ब्रिटिश डिक्लाइन और रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन की वजह से जो रशिया, जो उस ज़माने की एक ग्रेट पावर थी, वो अपने डोमेस्टिक अफेयर में बहुत ज़्यादा इंगेज हो गई। उनको डोमेस्टिक इश्यूज, डोमेस्टिक चैलेंजेस ही उनके लिए बहुत थे। ब्रिटिश जो दुनिया के हाफ वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहा था, इट ग्रेजुअली स्टार्टेड बिकमिंग वीक। यूएस ने वैसे ही अपने आप को आइसोलेट कर दिया। तो यूँ समझ लें कि जो एक हेजमन का रोल था वो कोई पावर भी वो प्ले नहीं कर रही थी। तो ग्लोबल लेवल के ऊपर एक पावर वैक्यूम डेवलप हुआ, और इस पावर वैक्यूम को फिर किसने फिल किया? इसको फिल किया हिटलर के जर्मनी ने और जापान की किंगडम ने। तो ये जो 2 पावर्स थी, ये जो ब्रिटेन, रशिया और यूएस की वजह से ग्लोबल लेवल पे जो पावर वैक्यूम आया, इसमें फिर राइज ऑफ हिटलर है। In the 1930s, Germany and Japan stepped into the vacuum by practicing aggressive expansionism, which led to the World War II. In Europe, Nazi Germany rearmed, intervened to help fascists with the Spanish Civil War, win the Spanish Civil War, grab territory from its neighbors. वो जो हिटलर की एक आइडियोलॉजी थी, नाजिस्ट आइडियोलॉजी, ठीक है, they consider themselves that they are superior, they are from master race,
and rest of the people, they are inferior because they are not from the master races, and because Germans, they are from the master races, so it's their right to rule the world, and rest of the people, they should obey the German peoples क्योंकि because they are inferior. तो म्यूनिख एग्रीमेंट है. जब हिटलर का एक्सपेंशनिज्म हो रहा था तो हमें अपीजमेंट की पॉलिसी नज़र आई. ठीक है, म्यूनिख एग्रीमेंट बेसिकली ये क्या था, म्यूनिख एग्रीमेंट के अंदर जब ये जो स्टेट थी, क्या नाम था उसका, चेकोस्लोवाकिया. ठीक है जी, क्योंकि हिटलर की कोशिश थी कि जितनी जर्मेनिक नेशन है उनको इकट्ठा किया जाए, तो उसने जो चेकोस्लोवाकिया की जो टेरिटरी है वो ग्रैब कर ली हिटलर ने, और जो उस ज़माने की पावर्स थी, फ्रेंच, यूके, इन्होंने अंडरस्टैंडिंग कर ली. इनका ख्याल था कि हिटलर को अगर चेकोस्लोवाकिया दे देंगे तो ये यहाँ रुक जाएगा, तो दे प्रैक्टिस एन अपीजमेंट पॉलिसी. हिटलर इन्वेडेड फर्दर, बट हिटलर ने यहाँ पे स्टॉप नहीं हुआ. इट वॉज देयर रीडिंग रिगार्डिंग हिटलर वॉज रॉन्ग. तो हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के बाद उनका ख्याल था कि यहाँ रुक जाएगा अगर हम इसको आराम से चेकोस्लोवाकिया दे देंगे. फर्दर हिटलर इन्वेडेड इन पोलैंड इन 1939, लीडिंग ब्रिटेन एंड फ्रांस टू ज्वाइन द वॉर अगेंस्ट जर्मनी. तब उनको होश आया कि उनको हिटलर का रास्ता रोकना चाहिए. हिटलर डबल क्रॉस स्टॉलन. हिटलर ने रशिया के साथ फर्स्ट एग्रीमेंट कर लिया कि अगर पोलैंड के ऊपर जर्मनी कब्ज़ा करता है और रशिया रेजिस्ट नहीं करता तो पोलैंड का एक हिस्सा दे दिया जाएगा रशिया को. लेकिन पोलैंड के ऊपर कब्ज़ा करने के बाद फिर जो हिटलर था वो रशिया, सोवियत रशिया के ऊपर भी उसका इन्वेजन हुआ. यूएस ज्वाइंड द वर्ल्ड वॉर 2 इन 1948 जब पर्ल हार्बर को अटैक किया जापानीज शिप्स ने. During this time, Japan fought a war to control Southeast Asia against the US and its allies. I'm skipping this content. Lesson of the two world wars seem contradictory. ठीक है. Failure of the Munich Agreement in 1938 to appease Hitler used to support hardline foreign policy deterrence. But in 1914, it was just such hardline policies that led Europe to World War I, which might have been avoided with appeasement. Higher scholars have not discovered a simple formula for choosing the best policy to avoid war. देखिए, वॉर अवॉइड करने के आपके पास दो टैक्टिक्स हैं जिससे आप वॉर अवॉइड कर सकते हो. ये लेसन है वर्ल्ड वॉर 1 का और वर्ल्ड वॉर 2 का. एक है डेटरेंस, दूसरा है अपीजमेंट. पाकिस्तान के ऊपर इंडिया अटैक नहीं करता क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर डेटरेंस है, तो आप डेटरेंस से वॉर जोन से अवॉइड कर सकते हो. दूसरा है अपीजमेंट. अपीजमेंट यह है कि इंडिया कश्मीर मांग रहा है, गिलगित बल्तिस्तान मांग रहा है, आप इंडिया को कश्मीर भी दे दें, आप इंडिया को गिलगित बल्तिस्तान भी दे दें, आप अपीजमेंट. इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमेशा टुवर्ड्स चाइना अपीजमेंट की रही है. ठीक है, इंडिया ने हमेशा चाइना को अपीज़ करने की कोशिश की है. अब ग्रेजुअली उन्होंने मतलब दे आर रियलाइजिंग कि उनकी फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स चाइना जोन सी है वो ठीक नहीं थी. तो अभी भी आप देखें कि चाइनीज़ एडवांसमेंट के ऊपर इंडिया ने कोई ख़ास रिएक्शन शो नहीं किया. तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स चाइना अपीजमेंट की है क्योंकि वो चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना चाहते. 2 फ्रंट वॉर इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ साइमल्टेनियसली जंग करे. तो इंडिया की पॉलिसी टुवर्ड्स चाइना जोन सी है वो अपीजमेंट की है, और पाकिस्तान की पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया वो डेटरेंस की है. तो लेसन ऑफ वर्ल्ड वॉर ये है कि ये दो मेथड्स हैं जिनसे आप वॉर को अवॉइड कर सकते हो, एंड मोस्ट इफेक्टिव मेथड इज़ डेटरेंस नॉट अपीजमेंट. ठीक है. इसके बाद कोल्ड वॉर टाइम पीरियड है. मैं कोल्ड वॉर टाइम पीरियड के जो इंसिडेंट्स हैं इनको जब मैं कोल्ड वॉर टाइम पीरियड को कवर करूंगा तो उसके साथ ही ये टाइम पीरियड भी कवर करूंगा. इसके साथ ही मैं अपना ये जो लेक्चर है आज का इसको यहाँ पे एंड करता हूँ. आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस हों तो आप लोग कमेंट पे कर सकते हैं. मैं कोशिश करूँगा उनको मैं रिप्लाई कर सकूँ. लाइफ काफ़ी बिज़ी है, कोशिश होगी कि मैं उनको आपके जो कमेंट्स हैं उनको मैं रिप्लाई कर सकूं. स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी. अल्लाह हाफ़िज़.